मोहिनी, सभी देवगण प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो करने दो। मोहिनी के सौंदर्य और नृत्य को देखने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। ओहो, इतना अहंकार! मोहिनी, देवराज तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से पहले ही क्रोधित हैं। देखो माया, मुझे किसी के क्रोध का कोई भय नहीं है। मैं इस स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, और सिर्फ स्वर्गलोक ही क्यों, इस संपूर्ण संसार में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसका सौंदर्य मुझे चुनौती दे सके। तो यदि देवराज को अपने स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो मेरे इतने नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। जाओ, जाकर सबसे कह दो कि आज मैं नृत्य प्रदर्शन नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं है। वैसे मोहिनी ने कुछ गलत नहीं कहा था। वास्तव में वो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी, और नृत्य कला में भी उससे बेहतर कोई नहीं था, और मोहिनी को इस बात पर बहुत घमंड था। क्या मोहिनी की इतनी चेष्टा? जाओ, उस दुष्ट और अहंकारी स्त्री को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। स्वर्गलोक के सैनिक तुरंत मोहिनी के कक्ष में पहुंचे और उसे बंदी बनाकर स्वर्ग की सभा में ले आए। बेड़ियों में जकड़ी हुई मोहिनी गुस्से से लाल हो रही थी। देवराज, मेरे साथ इस तरह के व्यवहार का क्या तात्पर्य है? मोहिनी, तुम जैसा व्यवहार करती आई हो, ये उसी का फल है। तुम्हारे नृत्य प्रदर्शन की ख्याति सुनकर आज स्वर्गलोक में कई अतिथि पधारे थे, किंतु तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके इन सभी के समक्ष स्वर्गलोक की अवमानना की है। तो इसी कारण तुम यहाँ एक दोषी के रूप में लाई गई हो। ओह, अब समझी। आप यदि अभिमान करें तो उचित है, किंतु अगर एक स्त्री अपने सौंदर्य और कला पर अभिमान करे तो वो दोषी हो गई। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मेरे बिना कैसे चलेगा ये स्वर्गलोक। मेरे समान सुंदर स्त्री इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं है, तो मैं जहाँ भी रहूं, मेरे प्रशंसक और मुझे प्रेम करने वाले मुझे मिल ही जाएंगे। नहीं मोहिनी, ये सत्य नहीं है। कुरूप व्यक्ति भी प्रेम का पात्र होता है। देवराज, आपसे इतनी मूर्खता भरे कथन की अपेक्षा नहीं थी मुझे। इस संसार में कुरूपता ही सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई भी स्त्री यदि कुरूप है तो उसका जीवन नरक के समान ही है। तो मोहिनी, अब तुम्हें इसी नरक को भोगना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी अहंकारी स्त्री के लिए इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर देवराज ने मोहिनी को एक सुंदर अप्सरा से एक बहुत ही बदसूरत महिला में बदल दिया। और जैसे ही मोहिनी को इस बात का एहसास हुआ, वो देवराज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। क्षमा, क्षमा कर दीजिए प्रभु, कुरूप होने से तो अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। नहीं मोहिनी, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए तुम्हें ये दंड भुगतना ही होगा। और जिस दिन तुम्हें इसी रूप में सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस स्वर्ग भी आ सकोगी। मोहिनी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन देवराज अपना फैसला सुना चुके थे। कोयले से काले रंग, रूखे सूखे बाल और अजीबोगरीब नाक नक्श के साथ देवराज ने मोहिनी को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर इंसानों के बीच भेज दिया, जहां अब मोहिनी दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छा, थोड़ा पानी ही पिला दो। चल हट यहाँ से, चेहरा तो देखो इसका, ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी चुड़ैल खड़ी है सामने। चल भाग यहाँ से। उस आदमी के हड़काने पर भी जब मोहिनी वहाँ से नहीं हटी, तो उस आदमी ने उसे मारने के लिए एक मोटा डंडा उठा लिया, जिसे देखकर मोहिनी डर गई और वहाँ से दूर जाकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। इतना अपमान! वास्तव में ये तो नरक से भी बुरा है। मोहिनी हार चुकी थी। पहले तो सुंदरता खोने का दुख, और अब भूख और प्यास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी, और इसी इरादे के साथ वो बीच सड़क की तरफ जाने लगी, जहाँ बहुत तेज ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन तभी ये क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती हो तो बिना किसी को साथ लिए क्यों सड़क पार कर रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई अंधी नहीं हूँ, और तुमसे कहा किसने था यहाँ बीच में आकर महान बनने को? मैं यहाँ सड़क के बीच मरने ही आई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रही हो? इंसान का जीवन तो भगवान का अनमोल उपहार है, तुम इसे कैसे खत्म कर सकती हो? उपहार? जरा देखो मुझे, इस चेहरे और रंग के साथ मेरा ये जीवन नरक के समान है। भूख और प्यास से बुरा हाल है मेरा, न कोई घर है, न कोई रिश्तेदार।
अब तुम ही बताओ कि मैं जीकर करूं भी तो क्या। उस लड़के का नाम सूरज था, जो पास ही बन रहे हाईवे पर मजदूरी किया करता था। सूरज की कमाई भले ही बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो मोहिनी की मदद करना चाहता था, लेकिन अब तक की बातचीत में वो मोहिनी के जिद्दी स्वभाव को तो समझ ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी राय है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं मरना चाहिए। वहां पास ही मेरा घर है, मेरी माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाकर रखा होगा। चलो पहले चलकर खाना खा लो, फिर तुम्हारा जो मन करे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सूरज की बात मानकर मोहिनी उसके साथ चल दी। सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी झुग्गी में रहता था, जिसे देखते ही मोहिनी ने मन में सोचा, उफ, ये भी कोई रहने की जगह है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। मोहिनी अपने हाल पर दुखी तो थी, लेकिन शर्मिंदा नहीं, इसलिए उसे सूरज और उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं था। सूरज की माँ ने उसे बैठने को कहा और फिर बड़े ही प्यार से उसके लिए अपने हाथों से बनाई हुई खिचड़ी लेकर आई। लो बेटी, खा लो, और ये अचार भी ले लो। ये क्या है? ये खिचड़ी है, एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। मेरी माँ के हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा है। क्या बोल रहा है ये? इतना बुरा दिखने वाला खाना भला स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन क्या करूं, अभी तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। मोहिनी ने बेमन से उस खिचड़ी को खाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो खाती गई उसे स्वाद आता रहा और देखते ही देखते उसने सारी खिचड़ी खत्म कर दी। आह, पेट भर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। अरे पर तुम जाओगी कहाँ पर बेटा? मुझे सूरज ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बेटी, ये झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन फिर भी हम दोनों के अलावा तुम्हारे लायक जगह तो हो ही जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं तो। संकोच मत करो बेटी, बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। ज्यादा है तो तुम मेरी घर के कामों में मदद कर देना बस, बाकी तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तो ये औरत मुझसे घर के काम करवाना चाहती है। लेकिन चलो कुछ दिन यहाँ रहकर देख ही लेती हूँ, वरना मरने का विकल्प तो है ही मेरे पास। ऐसा सोचकर मोहिनी सूरज के घर में ही रुक गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मोहिनी की सोच बदलती गई। अरे अम्मा, फिर से ये काम पकड़ लिया आपने, लाइए मुझे दीजिए। अरे मुझे करने दे बिटिया, तू क्या क्या करेगी? मैं कर लूंगी सब। आपने कितने महीनों तक मुझे बिठाकर खाना खिलाया है, वो भी मेरी माँ की तरह। तो अब मेरी बारी है ना? ठीक है, तो ले फिर। अच्छा सुन बेटी, आज शाम को सूरज जल्दी घर आएगा, फिर हम सब बाजार घूमने चलेंगे, ठीक है? सूरज और उसकी माँ मोहिनी की हर जरूरत का ध्यान रखते थे और उससे बड़े ही प्यार से बात करते थे। यही वजह थी कि मोहिनी अपने बदसूरत चेहरे के बारे में भूल ही गई थी और काफी खुश भी रहने लगी थी। फिर उसी शाम बाजार में, वाह कितने सुंदर वस्त्र हैं, कितना समय हो गया ऐसे वस्त्र पहने हुए। तभी मोहिनी की नजर उन कपड़ों के पास लगे एक आईने पर गई, जिसमें अपना चेहरा देखकर वो उदास हो गई। क्या हुआ बेटी, चल ना। अब हाँ अम्मा, चलो। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर, बिटिया इधर तो आ जरा, ये ले, ये तेरे लिए है। इसमें क्या है अम्मा? खुद ही खोल कर देख ले। मोहिनी ने फौरन उस थैले को खोला तो उसमें वही कपड़े थे जो मोहिनी को उस दिन बाजार में पसंद आए थे। अरे अम्मा, ये कपड़े सूरज लेकर आया है तेरे लिए, कह रहा था कि तुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सुनकर मोहिनी चौंक गई और सीधे सूरज के पास जाकर उससे बोली, अब सुनिए, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर क्यों आए? क्योंकि तुम्हें ये पसंद थे, है ना? पसंद तो थे, पर शायद मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ। ये कपड़े तो किसी सुंदर लड़की को पहनने चाहिए। नहीं मोहिनी, एक बार मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। मेरी माँ कितनी खुश रहने लगी है, और फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और क्या? और अब मैं तुमसे अपने दिल की बात और नहीं छिपा सकता। मोहिनी, सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, मेरी पत्नी बनकर। मोहिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसे इस रूप में कैसे पसंद कर सकता है। उसे सूरज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। और तभी कहो मोहिनी, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि इस संसार में
सुंदरता ही सब कुछ है। नहीं प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता का मूल है। तो ठीक है, अब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। अब क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पहले भी स्वर्ग का निरादर कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से नहीं करना चाहती। अब यही मेरा स्वर्ग है, जहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और प्रभु, एक विनती और है आपसे, मुझे वापस वही मोहिनी बना दीजिए, ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ सुख से रह सकूं। मोहिनी की बात सुनकर देवराज मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने वही किया जैसा मोहिनी चाहती थी। अब मोहिनी एक सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक साधारण इंसान थी, जो भले ही देखने में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था। राधिका एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की थी। कॉलेज में उसका पहला दिन था। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था। राधिका जब पहले दिन कॉलेज पहुंचती है, लगता है तुम कॉलेज में नई आई हो। इस कैंटीन में ये टेबल बुक है, यहाँ पर ऐश्वर्या की जगह है, वही अक्सर इस टेबल पर बैठती है। यहाँ से उठो और सामने वाली टेबल पर जाकर बैठो। ये ऐश्वर्या कौन है? तुम ऐश्वर्या को नहीं जानती? हमारे कॉलेज की शान है वो। ये लो, आ गई हमारी ऐश्वर्या। तुषार, मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। क्या बात है, तुम्हारी नजरें किसे ढूंढ रही हैं ऐश्वर्या? क्या बात है, आज राहुल कॉलेज नहीं आया क्या? पूरा कॉलेज तुम पर मरता है और तुम हो कि राहुल पर मरती हो। क्या करूं, राहुल देखने में है ही इतना हैंडसम। हाय, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं अपनी पसंद की कोल्ड कॉफी लेकर आता हूँ। भैया, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, आपके पास चेंज होंगे तो आप चाय के पैसे ले लो। कोई बात नहीं, बाद में दे दीजिएगा। ये लीजिए, 100 रुपए की चेंज मेरे पास है। एक कोल्ड कॉफी देना। थैंक यू, मैं कॉलेज के बाद आपको चेंज लौटा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप देना ही चाहती हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम कॉफी पी लूंगा आपकी तरफ से। राहुल, अरे यार, कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ऐश्वर्या टेबल पर कब से बुला रही है। पता नहीं ये ऐश्वर्या भी ना रोज नया कोई ड्रामा शुरू कर देती। चल देखता हूँ अब ये क्या प्लान करने वाली है। वैसे मैंने आपको पहली बार कॉलेज में देखा है। व्हाट्स योर गुड नेम? जी, मेरा नाम राधिका है। आज कॉलेज में ये मेरा पहला दिन है। ओके, बाय राधिका, फिर मिलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट मंथ हम कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा जा रहे हैं, तो मैं इस बार अपने बर्थडे की पार्टी गोवा के क्रूज पर देने वाली हूँ। ये लड़की भी ना। ओह सॉरी राधिका, मैंने देखा नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी चाय जमीन पर गिर गई। रुकिए, मैं दूसरी ले आता हूँ। इट्स ओके। वैसे भी मेरा लेक्चर है अभी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल और राधिका अच्छे दोस्त बन गए थे। राहुल और राधिका को साथ में हंसते और बातें करते देख ऐश्वर्या को ईर्ष्या होने लगती है। क्या बात है राहुल, आजकल तुम राधिका के साथ बहुत समय बिता रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। ऐसी कोई बात नहीं है ऐश्वर्या। राधिका के लिए ये कॉलेज नया है तो मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। बाकी वो भी हमारे साथ गोवा ट्रिप पर चल रही है। मैं उसी बारे में उससे बात कर रहा था। ऐश्वर्या राहुल और राधिका का साथ में मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। वो जब भी उन्हें साथ में देखती तो जल भुन जाती थी। सभी कॉलेज ट्रिप के लिए गोवा पहुंचते हैं। वाओ ऐश्वर्या, तुम्हारे पापा ने ये क्रूज कितना सुंदर सजवाया है। मेरे पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उन्होंने कॉलेज में पहले ही बोल दिया था कि जब हम लोग गोवा ट्रिप पर जाएंगे तो मेरी बेटी अपना आलिशान जन्मदिन क्रूज पर ही मनाएगी। इसीलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही करवा दिए थे। आज मेरा जन्मदिन है, मैं गोवा ट्रिप पर आए कॉलेज के सभी बच्चों को पार्टी दे रही हूँ। मुझे यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, पर राहुल कहाँ है? मुझे ये नहीं पता। उसने अभी तक मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया है। राहुल को तो मैंने अभी राधिका के साथ उस तरफ जाते हुए देखा है। जब देखो तब राधिका राधिका। इस लड़की की वजह से आज राहुल के पास मेरा जन्मदिन मनाने तक का वक्त नहीं है। पर आखिर ये दोनों हैं कहाँ? आई लव यू राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। क्या हम दोनों मिलकर जिंदगी में आगे का सफर तय कर सकते हैं? राहुल, तुम्हारी जीवन संगिनी बनना तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आई लव यू टू राहुल। राहुल और राधिका की बातें ऐश्वर्या सुन लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। राहुल सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। मुझे इस राधिका की बच्ची का कुछ इंतजाम करना ही होगा
और वो भी आज रात की पार्टी में। रात के वक्त जब सब पार्टी में मगन थे, यही मौका इस राधिका का काम तमाम करने का। राधिका जल्दी आओ, वो देखो कितनी सुंदर शार्क मछली। कहाँ पर है ऐश्वर्या? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। थोड़ा नीचे झुको तब तुम्हें नजर आ जाएगी। ये एकदम से गायब हो जाती है। वो देखो वही फिर दोबारा नजर आई। राधिका जहाज से थोड़ा नीचे झुकती है। कभी ऐश्वर्या उसे समुद्र में धक्का दे देती है। पार्टी में म्यूजिक और डांस के शोर के बीच राधिका की आवाज दब जाती है और वो समुद्र में डूब जाती है। लो जी, मेरा काम तो हो गया। बड़ी आई मेरे राहुल को मुझसे छीनने वाली। अगले दिन पूरे क्रूज पर शोर मच जाता है कि राधिका कहीं नहीं मिल रही है। सब लोग यही सोचते हैं कि शायद किसी बड़ी मछली का वो शिकार बन गई, क्योंकि उसका कहीं भी अता पता नहीं था और क्रूज पर से वो ऐसे गायब नहीं हो सकती थी। सब लोग वापस आ जाते हैं। राधिका, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हमें गोवा से आए कितना समय बीत चुका है। राहुल चलो कॉलेज चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आखिर राधिका ऐसे कैसे गायब हो गई? मैंने उसे क्यों नहीं बचाया? मैं हमेशा अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेवार मानूंगा। मैंने ही उसे अपने साथ गोवा चलने के लिए जिद की थी। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी। राहुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? राधिका मर चुकी है। पिछले 6 महीनों से उसका कहीं भी अता पता नहीं है। सारे गोताखोर हर तरफ ढूंढ चुके हैं पर उसकी लाश तक नहीं मिली। अब तक उसे समुद्री मछलियों ने अपना शिकार बना लिया होगा। नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी राधिका मर सकती है। राधिका जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर वापस आएगी। उधर समुद्र में डूबते हुए राधिका का सिर एक पत्थर से टकरा गया था। उसे अब होश आता है। मैं कहाँ हूं और ये जगह इतनी अजीब सी क्यों है? घबराओ नहीं बेटी, तुम जलपरियों के देश में हो। मैं जादुई जलपरी हूँ। मेरी 2 साथियों को तुम बेहोशी की अवस्था में दिखाई पड़ी थी तो वो तुम्हें यहाँ ले आई। फिर हमारे जलपरियों के देश के वैद्यराज ने तुम्हारा इलाज किया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो बेटी? आज पूरे 6 महीने बाद तुम्हें होश आया है। क्या? मुझे यहाँ पर 6 महीने बीत चुके हैं। ऐश्वर्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बेटी, ये इंसानों की दुनिया ही ऐसी है। यहाँ मतलब के लिए लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते। तुम तो फिर एक गैर लड़की थी। आओ इस जादुई पानी में देखो उस लड़की की सच्चाई। पलक, उस 2 कौड़ी की लड़की राधिका का तो मैंने काम तमाम कर दिया है। बेचारी सीधी सादी बनी फिरती थी। मेरे राहुल को मुझसे छीनने चली थी। मैंने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। आज शाम को मेरी और राहुल की सगाई है। उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जलपरी, क्या आप मुझे एक बार मेरे राहुल का चेहरा दिखा सकती हो? हाँ राधिका, ये देखो। राधिका, तुम कहाँ चली गई? मैं ऐश्वर्या ये सगाई कैसे कर सकता? तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम क्यों चली गई? लौट आओ राधिका, अपने राहुल के लिए। जादुई जलपरी, मेरी मदद करो। मुझे अपने राहुल के पास जल्दी पहुंचना है। कृपया करके कोई रास्ता बता दो जादुई जलपरी। राधिका, मैं तुम्हें जादुई जल से बनाई कालीन देती हूँ। तुम इस कालीन पर बैठ जाओ, ये तुम्हें जल्दी ही राहुल के पास पहुंचा देगा। और ये जादुई जल भी लेती जाओ ताकि तुम ऐश्वर्या की सच्चाई सब लोगों को दिखा दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जलपरी, आप सच में बहुत ही अच्छी हो। आपने मेरी जान बचाई, मेरी इतनी सहायता की, उसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राधिका। अब जल्द से जल्द अपने राहुल के पास पहुंचकर सगाई को रोक दो। राधिका जलपरी से विदा लेती है और जादुई जल से बनी कालीन पर बैठ जाती है। वह कालीन हवा में उड़ने लगता है और उधर राहुल और ऐश्वर्या की सगाई की तैयारियां चल रही थी। राहुल और ऐश्वर्या एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाने ही वाले होते हैं। तभी राधिका जल्दी से वहां पहुंच जाती है। राहुल, रुक जाओ, ऐश्वर्या से ये सगाई मत करो। राधिका, तुम जिंदा हो। मैं जानता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। मेरे साथ तुम्हारा प्यार जो था, फिर मुझे भला कैसे कुछ हो सकता था? वरना इस ऐश्वर्या ने तो मुझे कब का मार दिया था समुद्र में धक्का देकर। राहुल, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसे कोई धक्का नहीं दिया था। ये तुम्हारी और मेरी सगाई को रोकना चाहती है। चलो राहुल, हमें देर हो रही है। राहुल, मेरे पास सबूत है।
जो तुम्हें और सबको बताएगा कि किस तरह से इसने मुझे समुद्र में धक्का दिया था। ये देखो। राधिका हवा में जादुई पानी उछालती है और एक दृश्य बन जाता है जिसमें सब कुछ सामने आ जाता है। ऐश्वर्या घबरा कर रोने लगती है। ऐश्वर्या, तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुमने मेरे प्यार, मेरी राधिका को मारने की कोशिश की। मेरी नजरों से दूर हो जाओ राधिका, मैं ऐसी मंडप में तुमसे सगाई करूंगा, सबके बीच। ऐश्वर्या, मैं चाहती तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर मैं ये नहीं करूंगी। किसी के सच्चे प्यार को दूर करने का क्या नतीजा होता है, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर ऐसा ही सच्चा प्यार तुम राहुल से करती तो तुम मुझे मारने की कोशिश न करती, बल्कि उसको अपने दिल से जीतने की कोशिश करती। और फिर उसी मंडप में राहुल और राधिका आपस में सगाई करते हैं। जादुई जलपरी की मदद से आज दोनों फिर से एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे।